हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म कितने तरह का होता है, प्लेजरिज्म के कितने नुकसान हैं, एकेडमिक राइटिंग की फील्ड में प्लेजरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानने कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर प्लेजरिज्म कितने तरह का होता है, प्लेजरिज्म के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स भी हम जानेंगे प्लेजरिज्म के ऊपर। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड किया जाए और एकेडमिक इंटीग्रिटी में प्लेजरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कंक्लूजन करेंगे इस सारे वीडियोस का। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लेजरिज्म होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क, आइडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेज, ये जो बिना एक्नॉलेजमेंट के अगर आप किसी के आइडिया को, किसी के काम को, किसी के वर्क को, किसी के डिस्कवरी को, किसी की फाइंडिंग्स को या फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ठीक है, अगर आप खुद यूज कर रहे हैं बिना उसे एक्नॉलेजमेंट किए, बिना उसे साइट किए हुए, तो वो एक्ट कहलाता है प्लेजरिज्म, ठीक है। किसी और का आइडिया है, किसी और का पेपर है, किसी और की रिसर्च है, उसे आपने यूज कर लिया, अपने नाम से पब्लिश करा दिया, तो वो चीज हमारी कहलाती है प्लेजरिज्म, ठीक है। एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ सीरियस ऑफेंस इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। एकेडमिक राइटिंग की फील्ड में, साइंटिफिक राइटिंग की फील्ड में या फिर कोई भी प्रोफेशनल राइटिंग की फील्ड में या फिर प्रोफेशनल वर्क में प्लेजरिज्म जो होता है बहुत ही सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। ओके। अगर हम बात करें कि प्लेजरिज्म कितने तरह का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म की बात करें, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, तो प्लेजरिज्म मेनली जो होता है वो 4 तरह का होता है, ठीक है। और ये जो डिवीजन है, ये जो डिफरेंस है, ये जो कैटेगरी है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप्स इज क्रूशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग हाउ टू मेंटेन एकेडमिक इंटीग्रिटी। अगर आप अपनी एकेडमिक इंटीग्रिटी मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये जो टाइप्स हैं प्लेजरिज्म के, इन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने 4 तरह बताया, पहला है हमारा डायरेक्ट प्लेजरिज्म, दूसरा है सेल्फ प्लेजरिज्म, तीसरा है हमारा मोज़ेक प्लेजरिज्म और चौथा है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। ये क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट प्लेजरिज्म की, ठीक है। जो हमारा डायरेक्ट प्लेजरिज्म है, ये क्या होता है? दिस अकर्स when someone copies text word for words from a source without using some quotation mark or providing proper attribution, ठीक है। अगर आप किसी का भी काम, किसी का भी वर्क, किसी ने कुछ पब्लिश किया, आपने उस पूरा का पूरा पैराग्राफ वो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया अपने वर्क में, ठीक है। वर्क जो उसका एक एक वर्ड है, वर्ड बाय वर्ड, बिना उसकी छेड़खानी किए कुछ भी आपने नहीं किया, कॉमा बाय कॉमा, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप, आपने बिल्कुल वैसे ही पेस्ट कर दिया अपने आर्टिकल में, वो चीज कहलाती है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट टेक्स अ पैराग्राफ फ्रॉम अ बुक एंड इंक्लूड्स इट इन देयर एसे। अगर किसी बुक से किसी स्टूडेंट ने कोई पैराग्राफ उठाया और उसे अपने एसे में, ठीक है, पेस्ट कर दिया विदाउट साइटिंग द ऑथर, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसने ऑथर को साइट नहीं किया, ना ही कोई कोटेशन मार्क दिए, ठीक है। कोटेशन मार्क देना और जो साइटेशन है वो ना देना, ठीक है, ना आपने कोटेशन मार्क दिया, ना आपने उसको साइट किया, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? डायरेक्ट प्लेजरिज्म। ओके। दूसरा है हमारा सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है? सेल्फ प्लेजरिज्म हैपेंस when an individual reuses their own previously published work without permission or acknowledgement। आपने कोई काम किया, उसको पब्लिश किया, फिर दूसरा काम किया और दूसरे पब्लिकेशन में पहले पब्लिकेशन की चीज ही पेस्ट कर दी, क्योंकि पहला पब्लिकेशन भी आपका ही था, ठीक है, वो आपका ही वर्क था, और दूसरे में उसको आपने रीयूज किया, लेकिन उसको भी ना तो कोई एक्नॉलेजमेंट दिया, ना ही कोई अपना प्रीवियस वर्क साइट किया। वो चीज कहलाती है सेल्फ प्लेजरिज्म, यानी कि अपनी ही चीजों को दूसरे वर्क में यूज करना, ठीक है। अपने ही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको दूसरे किसी आर्टिकल में, दूसरे किसी एस्से में, बुक चैप्टर में, रिव्यू आर्टिकल में, कहीं पर भी
यूज करना बिना एक्नॉलेजमेंट और बिना साइटेशन के, वो कहलाता है सेल्फ प्लेजरिज्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a graduate student submits a paper for their master program that includes sections from their undergraduate thesis without citing it as their own previous work। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने अपना जो मास्टर्स प्रोग्राम में कोई एक सेक्शन जो है वो अपने अंडर ग्रेजुएशन के किसी थीसिस से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और उसको साइट नहीं किया, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है सेल्फ प्लेजरिज्म। ओके। जो हमारा थर्ड है, मोज़ैक प्लेजरिज्म। ठीक है, या फिर पैच राइटिंग। ये क्या होता है? मोज़ैक प्लेजरिज्म इज इन्वॉल्व्स बोरोइंग phrases from various sources and pieces them together without proper citation। ठीक है। आपने कोई चीज कहीं से भी उठाई, ठीक है, इसको बिल्कुल वही कहते हैं कि कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, भानमती नुकनुबा जोड़ा। ये बिल्कुल वही है प्लेजरिज्म। आपने 4 लाइनें कहीं और से उठाई, 5 लाइनें कहीं और से उठाई, 6 लाइन कहीं और से उठाई और 4, 5, 6 मिला करके 15 लाइन का एक पैराग्राफ बना दिया, लेकिन आपने कहीं पर भी किसी को भी प्रॉपरली साइट नहीं किया। ठीक है। तो ये जो टुकड़े टुकड़े में आपने चीजें उठाई हैं इधर उधर से, ये हमारा कहलाता है मोज़ैक प्लेजरिज्म। Okay, for example, a student paraphrases several sentences from different articles, changing a few words but keeping the original structure and meaning, and fails to cite the source। एक स्टूडेंट है, उसने बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग आर्टिकल से उठा लिए, उसमें कुछ वर्ड चेंज कर दिया, ठीक है, और लेकिन जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उस पैराग्राफ का, उस सेंटेंसेस का, और जो उसकी मीनिंग थी वो वही रही, और उसने को ना कोई साइटेशन दिया ना कोई एक्नॉलेजमेंट दिया, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है मोज़ैक प्लेजरिज्म। ओके। बात करें टाइप 4 यानी कि एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म की। तो एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म क्या होता है? एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन समवन unintentionally fails to cite sources correctly or misquote them। एक ऐसा प्लेजरिज्म जिसमें आपने कहीं से कोई चीज कॉपी तो की, ठीक है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन तो लिया, लेकिन आपने उसको साइट करना आप उसको साइट करना भूल गए। ठीक है। आपने वो चीज कहाँ से उठाई थी वो साइट करना भूल गए, उसको एक्नॉलेजमेंट देना भूल गए। ठीक है। या फिर चीजें आपने लिखी बट वो एक्सीडेंटली कहीं ना कहीं से मैच हो रही हैं, तो वो चीज कहलाती है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। Okay. For example, a researcher take notes from a book but forgets to write down the source. Later, when writing their paper, they use the information without realizing they have not cited it। क्या होता है कि अगर किसी रिसर्चर ने किसी बुक से कोई नोट्स बनाया, ठीक है, लेकिन वो लिखना भूल गया कि उसने उसका सोर्स क्या है उस इंफॉर्मेशन क्या, बाद में जब वो पेपर लिख रहा है तब उसने वो इंफॉर्मेशन बिना इस रियलाइजेशन की उसने कहाँ साइट की थी, ठीक है, उसने लगा दिया, तो वो चीज़ कहलाती है हमारी एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। ओके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो प्लेजरिज्म होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है। प्लेजरिज्म अगर कहीं पर आइडेंटिफाई हो रहा है आपके वर्क में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो प्लेजरिज्म कैन हैव सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस सच एज एकेडमिक पेनल्टीज। आपके ऊपर एकेडमिक पेनल्टीज भी लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस इंस्टीट्यूशन में हैं वहाँ से आपको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर आपको एक्सपेल किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरा, प्रोफेशनल इम्पैक्ट। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर भी बहुत तगड़ा असर पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, जो फैकल्टी मेंबर्स मे लूज देयर जॉब्स और बी बैर्ड फ्रॉम सुपरवाइजिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। जो फैकल्टी मेंबर हैं जिनके वर्क में प्लेजरिज्म आइडेंटिफाई हुआ है, हो सकता है कि उनकी जॉब चली जाए, या फिर उनको जो पहले से स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करने का उनको मौका मिल रहा है, उस पर रोक लगा दी जाए, उनको फर्दर स्टूडेंट्स को सुपरवाइज ना करने दिया जाए। और तीसरा, डैमेज टू रेपुटेशन। प्लेजरिज्म कैन टैर्निश एन इंडिविजुअल्स एकेडमिक क्रेडिबिलिटी एंड कैरियर। ये जो प्लेजरिज्म है इसकी वजह से आपकी जो अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी है, जो पहचान है, जो आपका करियर है, उस पर एक ऐसा धब्बा लग सकता है जो फिर कभी नहीं छूट सकता। तो प्लेजरिज्म कभी कभी बहुत ही बड़ा इफेक्ट लेकर आता है, ठीक है, आपके एकेडमिक करियर पर। तो जहाँ तक हो सके इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट है कि कुछ एक ऐसे साइंटिस्ट भी देखा गए हैं जिन्होंने, जो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट थे,
जिन्होंने अपने खुद के पेपर में बहुत सारे फेक डेटा को यूज़ किया था, ठीक है, और वो सारे फेक डेटा क्या हुए, रिट्रैक्ट हो गए, ठीक है। 3 papers published in PLOS One were retracted and 4 papers in other journals are in the process of being retracted. जो जर्नल्स जिन्होंने जहाँ से यूज किया था उसको वहाँ से उन्होंने रिट्रैक्ट करना पड़ा था। वाई? क्योंकि उन्होंने फेक डेटा यूज किया था। अगला चीज क्या है, मद्रास यूनिवर्सिटी बैंड स्कॉलर्स फॉर प्लेजरिज्म। क्या देखा गया है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास हैज रिजेक्टेड अ रिसर्च स्कॉलर्स डॉक्टरल थीसिस ऑन चार्जेस ऑफ प्लेजरिज्म एंड हैज बैंड द स्टूडेंट फ्रॉम री रजिस्ट्रेशन फॉर द डिग्री एट द यूनिवर्सिटी। मद्रास यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च स्कॉलर की जो डॉक्टरल थीसिस, जो पीएचडी की थीसिस थी, उस पर रोक लगा दी प्लेजरिज्म की वजह से, और उसी स्टूडेंट को उस यूनिवर्सिटी में री रजिस्ट्रेशन पर भी बैन लगा दिया। प्लेजरिज्म जो अगर हम थर्ड केस देखें तो 2 प्रोफेसर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे फेस डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर लिफ्टिंग कंटेंट फ्रॉम अदर रिसर्च पेपर। इसका न्यूज आपको ये रहा कि 2 प्रोफेसर जो कि पुणे यूनिवर्सिटी के थे, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया क्योंकि उन्होंने दूसरे के रिसर्च पेपर के कंटेंट को यूज किया था। तो सीधी सी बात यह है कि आपको जितने पेपर का कंटेंट यूज करना है आप करें, लेकिन जहां से जो कंटेंट यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर साइटेशन दें, उसको एक्नॉलेजमेंट, उसको प्रॉपर क्रेडिट दें। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एक आपके पेपर के साइटेशंस को भी बढ़ाता है, उसके इफेक्ट को भी बढ़ाता है, लेकिन बिना प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के, बिना प्रॉपर क्रेडिट के किसी का भी वर्क इस्तेमाल मत करें। ओके, अगर हम बात करें हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो प्लेजरिज्म को अवॉइड किया जा सकता है। पहला क्या है, ऑलवेज साइट योर सोर्स वेदर यू आर कोटिंग, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग। आप कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हमेशा उसे कोट करिए, उस चाहे उसको कोट करिए, चाहे पैराफ्रेज करिए, चाहे समराइज करिए, हमेशा उस सोर्स को साइट करिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूज प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स टू चेक योर वर्क। अपने वर्क को चेक करने के लिए हमेशा कोई कोई इफेक्टिव प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल यूज करिए, ठीक है। मार्केट में से बहुत सारे प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल हैं जो ये दावा करते हैं कि हाँ वो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर जो एक ट्रस्ट वर्दी डिटेक्शन टूल होते हैं जैसे टर्निटिन के जैसे, वो आप प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल यूज करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ साइटेशन स्टाइल। जिस पेपर में आप वो करना चाह रहे हो, आप सबमिट करना चाह रहे हो, उसका जो साइटेशन स्टाइल है, उसके जो रूल्स हैं, उस रूल को समझिए, ठीक है। जब आप रूल को समझते हैं तब जो होता है आप अच्छे से चीज़ों को साइट कर सकते हो, और जब आप अच्छे से चीज़ों को साइट कर सकते हो तो आप अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, उसको क्रेडिट दे सकते हो, उस रेफरेंस को, सोर्स को। ओके, और सबसे लास्ट, कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्स ड्यूरिंग रिसर्च। आप अपने रिसर्च में जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, हो सके तो उस सोर्स को ट्रैक करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस सोर्स को ट्रैक कर रहे होते हैं वो पेपर रिट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रॉन्ग हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आप अपने सोर्स को हमेशा ट्रैक करते रहिए। ओके, तो दोस्तों अब अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेंटेनिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी इज क्रूशियल फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। रिसर्च और एजुकेशन ये फील्ड ऐसी हैं कि जिसकी जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए एकेडमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। एंड प्लेजरिज्म अंडरमाइंस द हार्ड वर्क ऑफ अदर्स एंड डीवैल्यूज द एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है। प्लेजरिज्म एक ऐसी चीज़ है, या फिर यूँ कहें कि जो एकेडमिक थीफिंग है, ठीक है, जो एकेडमिक लाइफ है उसको, उसकी जो चोरी है एकेडमिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो चोरी है, वो किसी के भी हार्ड वर्क को, ठीक है, या फिर किसी का जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यूज कर देती है, और इसको अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एज स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स वी मस्ट कमिट टू ओरिजिनलिटी एंड इथिकल प्रैक्टिस, ठीक है। एक एजुकेशनल के तौर पे, एक रिसर्चर के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे, इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथिकल ड्यूटी कि जो हमारा वर्क है उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे, और अगर हम कहीं से कोई चीज़ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट दें, उसको साइट करें। ओके दोस्तों, एज अ कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि प्लेजरिज्म जो होता है वो एकेडमिक राइटिंग की फील्ड में, साइंटिफिक राइटिंग की फील्ड में, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
Understanding plagiarism is essential for students, educators, and researchers, and upholding academic integrity is crucial for maintaining the values of education. एकेडमिक इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एजुकेशन की वैल्यू को मेंटेन रखना चाहते हैं तो। इसके अलावा द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेजरिज्म कैन इंक्लूड सेवरल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल पेनल्टीज। ठीक है, जो प्लेजरिज्म है उसकी वजह से बहुत सारे तरह के एकेडमिक और प्रोफेशनल पेनल्टीज जो होती हैं वो हमारे ऊपर चार्ज की जा सकती हैं, या यूँ कहें कि जो हमारा एकेडमिक करियर है, साइंटिफिक करियर है, रिसर्च करियर है, उस पर बहुत ही बड़ा कलंक लग सकता है, धब्बा लग सकता है, वो बर्बाद हो सकता है। ओके, प्रॉपर साइटेशन इज फंडामेंटल फॉर गिविंग क्रेडिट एंड एनहांस क्रेडिबिलिटी। किसी कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना, फिर उसको उसकी साइटेशन देना, उसको प्रॉपरली साइट करना, उसको एक्नॉलेजमेंट देना, इट इज़ अ फंडामेंटल इथिक्स। ठीक है, और ये क्या होता है, क्रेडिबिलिटी को भी हमारे इन्हांस करता है। ओके, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज लाइक राइटिंग सेंटर्स एंड प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स कैन हेल्प अवॉइड प्लेजरिज्म। ठीक है, अगर जो बहुत सारे जो हमारे जो राइटिंग टूल्स हैं या फिर प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल है जिससे हम प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर हम उनका यूज कर सकते हैं तो हम आसानी से प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा प्रमोटिंग ओरिजिनलिटी इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड रिड्यूसेस द टेम्पटेशन टू प्लेजराइज। अगर आप अपना ओरिजिनल वर्क जहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आप ओरिजिनल वर्क कर रहे हो तो उससे क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, और प्लेजरिज्म के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। ओके, सो प्लेजरिज्म को अवॉइड करना, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना ओरिजिनल वर्क करना, अगर कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर साइट करना। ठीक है, उसको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट देना, ये हमारा एक फंडामेंटल एथिक्स है। अगर हमने प्लेजरिज्म अपना दिखाया, कहीं से कोई चीज़ चोरी की, तो हमारे ऊपर एकेडमिक लाइफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धब्बा लग सकता है और एजुकेशन की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको भी हम मेंटेन नहीं रख पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए और हमेशा याद रखिए कि पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉर एवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।